हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेकेंड लगाने वाले हैं। क्लास यहाँ पर आप 6 to 8 देख रहे हो। तो दोस्तों 6 to 8 का मतलब 6 to 8 नहीं समझना है आपको। 9-10th वाले भी इस क्लास को देखेंगे, आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 6 to 8 के लिए। आपको पता है पिछले बार जो 3 बार एग्जाम हुआ है, 2 बार एग्जाम हुआ है, क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो आप खुद समझदार हो, सब कुछ आपको पहले से पता है। आप इस क्लास को उतना ही देखेंगे जितना 6 to 8 वाले देखेंगे। टोटल यहाँ पर आपको पता है 52 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज का यह जो सेट नंबर है 9 है। आप में से काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जो NCERT और SCERT पर पकड़ बनाना चाहते हैं। 1 जनवरी के दिन यानी कि नए साल के दिन 1 जनवरी 2025 को ना आपके लिए एक मास्टर वीडियो आ रहा है। मास्टर मतलब समझिए ज़बरदस्त एक क्लास आ रहा है जिसमें कि लगभग हम लोग 3000 सवाल को देखने वाले हैं। 3000 प्लस सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके NCERT से लिया गया है। NCERT कहने का मतलब थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, खास करके आपके बिहार में और आसपास के स्टेट में जो जो सवाल पूछा गया है, सारे सवालों का संग्रह आपको मिलेगा 3000 प्लस क्वेश्चंस के रूप में। 1 जनवरी को मास्टर वीडियो मतलब महा मास्टर वीडियो आपके लिए आ रहा है। ज़रूर उस क्लास को आप देखिएगा, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी हद तक मतलब देखिए, 40 सवाल आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से पूछा जाएगा ना, यकीन मानिए 40 का 40 सवाल उसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। आप ना मतलब क्या कहें उसको, थोड़ा सा धैर्य बना करके क्लास को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे आपको पकड़ नहीं है और उस पे पकड़ बनाना चाहिए, लेकिन सही से पढ़ नहीं पाते हैं, सही से क्लास देख नहीं पाते हैं। मास्टर वीडियो आएगा, एक दिन में नहीं देख पाएंगे। एक दिन में 1 घंटे को देखिए, 1-1 घंटे करके आप क्लास को कंटिन्यू देखिए। 10 दिन में देखिए, 5 दिन में देखिए, 15 दिन में देखिए, लेकिन इन 3000 पे पकड़ बनाइए। और आज का जो यह क्लास आप देख रहे हो ना, फिर वह क्लास, आज वाला क्लास आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो 1 तारीख को हम लोग मिलते हैं एक महा मास्टर वीडियो के साथ। आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर अपना 71 होने वाला है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था, बताइए। सही जवाब हो जाएगा पहला ना, जॉर्ज वाशिंगटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति अगर पूछेगा जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका के बारे में आपको ध्यान रखना होता है, टोटल 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका का 13 आप समझिए ना कि एक तरह से कॉलोनी था, ठीक है। 1700 आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1775 से 1783 के बीच में क्या हुआ था। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चला था, ध्यान रखेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के नेतृत्व कर रहे थे। सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की तरफ से कौन थे सेना के अध्यक्ष, सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको कॉर्नवालिस बताना होता है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका को 1783 में ही पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लियोनार्डो द विंची आपको बताना होता है। ध्यान रखिएगा, लास्ट सपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लियोनार्डो द विंची या विंसी याद रखना होता है, इनके द्वारा चित्रित चित्र है ये। कह रहे कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियाँ एक संग्रह है। किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को ये दर्शाता है, इम्पॉर्टेंट है, बताइए। यहाँ पे आपको पहला टिक करना होता है चीन को, किसे, तो आपको चीन बताना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा चीन का महानतम जो वंश था, राजवंश था, वो कौन सा था, चीन का महानतम अगर पूछेगा तो आपको हॉन बताना होता है, ठीक है। हॉन वंश के इतिहास से आप याद रखिएगा, हॉन वंश के इतिहास से ना कुषाण काल की जानकारी भी मिलती है। टेराकोटा क्या होता था, ध्यान है, याद करिए। मिट्टी की पकी हुई मूर्ति को कहते थे टेराकोटा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछेगा कि मातृसत्तात्मक था या फिर पितृसत्तात्मक था, तो क्या बताइएगा। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था, मतलब मातृ प्रधान, मतलब माँ प्रधान आप समझ लीजिएगा था।
काफ़ी सारा मूर्ति है जो महिला का मतलब माँ का मिला है, तो मातृसत्तात्मक इसीलिए कहा जाता है। पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? पहला सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। कह रहा है कौन सा नेता है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में, तो आप यहाँ पे जो व्लादिमीर द ग्रेट है ये बताइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक सवाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, एक नाम याद रखना होता है, मार्टिन लूथर। ठीक है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के संस्थापक पूछेगा तो मार्टिन लूथर बताइएगा। फिर से सुन लीजिए, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मार्टिन लूथर बताना होता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। कलकत्ता जो अब कोलकाता हो चुका है, कह रहा है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? रिचर्ड वेलेजली हो जाएगा तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे आपको वेलेजली तो याद रखना ही है। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है ना दोस्तों, कहना चाहेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हर सवाल को। अगर बहुत तेज़ स्पीड में करके देख रहे हैं क्लास तो प्लीज़ ऐसा ना करें, कूल हो करके 1 से 2 से 3 बार एक एक सेट को आप देखिए फिर कैसा तैयारी आपका होता है। कलकत्ता यानी कि जो अब कोलकाता है वो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनता है, वेलेजली बनाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था पता है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज प्रशासनिक सेवा में जो लोग चुने जाते थे ना, जो स्टूडेंट, उनको प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 ईस्वी से लेकर के 1805 तक था, बस इसे याद करिए। ठीक है, अच्छा वेलेजली ने क्या किया था पता है? कौन सी संधि स्टार्ट किया था? तो सहायक संधि स्टार्ट किया था इन्होंने ही। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। पहला राज्य कौन सा था? 1798 में कौन पहला एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद रियासत। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा आपको तंजौर। HMT घड़ी आता था, उस नाम से आपको बस याद रखना है। कह रहे हैं कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच में युद्ध चलता रहा? 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किसके बीच में युद्ध चलता रहा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 वर्षीय युद्ध अगर आपसे पूछता है ना तो पता है कितने दिन तक ये चला था? 116 साल तक चलने वाला युद्ध था, इसे 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। वंशवादी प्रश्न से ये शुरू हो गया था, वंशवाद के टॉपिक पे कहिए कि ये युद्ध छिड़ा था। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखा 100 वर्षीय। आपको याद है कुछ ही टाइम पहले मतलब कुछ ही पुराना सेट में हम लोग 200 वर्ष वाला युद्ध भी पढ़े थे। इसे 200 युद्ध कहिए या फिर इसे आप क्रूसेड भी कहते हो। क्रूसेड याद करिए तो क्या हुआ था, किसके बीच में चला था? देखिए, इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच। फिर से सुनिए, इस्लाम और ईसाई मतलब ईसाई और इस्लाम के बीच में क्रूसेड युद्ध चलता है। 200 साल तक ये चला था, याद रखिएगा 200 से ज़्यादा टाइम तक ही चला था। ये सब इम्पोर्टेंट बात है। फिर से एक बार फाइनली सुनिए, 1337 से 1453 तक अगर आपसे पूछता है तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसे यूरोप के इतिहास में 100 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 116 साल तक चला था ये। लेकिन अगर आपसे पूछता है 200 साल तक किसके किसके बीच में चला था, तो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में याद रखिएगा चला था। ठीक है, कह रहे वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति यानी कि सम्राट हैं? वंश कौन सा है? वांगचुक। तीसरा आप याद रख लीजिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल। वांगचुक वंश के राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं खेसर नामग्याल। नामग्याल आपको याद रखना होता है। कह रहे कन्फ्यूशियस कौन थे? बताइए कौन थे? एक चीनी दार्शनिक थे, याद रखना होता है। ठीक है, देखिए कन्फ्यूशियस जो है ना ये क्या थे? पहले चीनी दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसे प्रथम शिक्षक भी कहेंगे, प्रथम शिक्षक भी इसे आप कहेंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ था? तो 551 BC में हुआ था। ठीक है, 551 BC में हुआ था, चीन में हुआ था। चीन का एक पूर्वी प्रांत है जिसका नाम है शान डोंग, वहीं पर हुआ था।
पाइथागोरस के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ के थे, याद है? पाइथागोरस यूनान के दार्शनिक थे, याद रखिएगा। कह रहे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया गया था, कब किया गया था बताइए? अगस्त 1932 में, मई 1932 में, अप्रैल 1929 में, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? कब किया गया था आपको बताना है। टाइम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, सोचिए, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो यहाँ पे आपको बताना होता है पहला सही जवाब, अगस्त 1932 में हुआ था। डेट क्या था? तो 16 अगस्त का डेट था, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड आपको बताना होता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जब सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुआ था उस समय वायसराय कौन था भारत में? बताइए कौन था, याद कर सकते हैं? वेलिंगटन आपको बताना है, ठीक है। वेलिंगटन सही जवाब है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो 1915 हुआ था, ध्यान दे दोस्तों, 1915 में कांग्रेस का बम्बई वाला अधिवेशन हुआ था, उस वक्त ये यहाँ पर आए थे, वहाँ पर थे, हिस्सा लिए थे। और भारत की तरफ से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपको बताना होता है कि क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। फिर से कह रहे हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक जो पंचाट आया था 16 अगस्त 1932 को, उस वक्त अगर पूछेगा कौन थे यहाँ पे, तो वेलिंगटन आपको बताना होता है। वायसराय वेलिंगटन थे। लेकिन वर्ष 1915 में, मतलब इसके कुछ समय पहले, भारत में ये थे, हिस्सा लिए थे। बम्बई कांग्रेस का जो बम्बई वाला अधिवेशन हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अध्यक्षता किए थे। अशोक राजा देखिए, अशोक राजा के अनुसार राज्याभिषेक होने से कितने वर्ष के बाद अशोक कलिंग के साथ युद्ध छेड़ते हैं? खैर आप ये अच्छे से जानते होंगे, 8 वर्षों के बाद, है ना। अब देखिए 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व आपको याद रखना होता है। ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए। कलिंग की राजधानी कौन सी है? तोसली आपको बताना होता है। तोसली पर क्या किए थे? अधिकार किए थे। इस युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 13वें बृहत शिलालेख में आपको पता चलता है। कहाँ पर? 13वां वाला बृहत शिलालेख में आपको ये पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, ये 4 लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें किसमें? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ग्रीक और अमराइक लिपि का यूज कहाँ पर किया गया है अशोक के अभिलेख में, जानते हैं? अशोक के अभिलेख से आपके बीपीएससी में एग्जाम पूछा ही जाएगा, सवाल आएगा ही आएगा इसमें एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है, इसलिए सर हर एक बात को तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रीक प्लस अरमाइका, या अरमाइक ही लिखते हैं, अरमाइक, इसका अगर पूछेगा कहाँ पर यूज किया गया है, आपको अफ़गानिस्तान बताना होता है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान का। अगर आपसे पूछता है खरगोष्ठी का, आप सोचिए ना खुद से, बस टाइम दे रहे हैं, सोचिए तो खरगोष्ठी का यूज कहाँ हुआ है? खरगोष्ठी लिपि का जो अभिलेख है खरगोष्ठी लिपि का, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ है। भारत से ब्राह्मी लिपि का मिला है, अभिलेख मिला है, ध्यान रखिएगा। कह रहे क्या? लोमर्स ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होता है बिहार सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात, बराबर का पहाड़ी है, बिहार के कहाँ पर आपसे पूछेगा तो जहानाबाद जिले में, बिहार के जहानाबाद में है। बराबर पहाड़ी से 4 गुफा, कौन कौन सा? कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी करके, कर्ण, चौपर, सुदामा कहिए, सुदाम कहिए, और विश्व झोपड़ी आपको बताना होता है, मिला है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो लोमर्स ऋषि गुफा है ना, नागार्जुन और गोपी गुफा पहाड़ी में ये स्थित है। लोमर्स ऋषि गुफा कहाँ पर है? तो नागार्जुन और गोपी गुफा पहाड़ी में है, ये याद रखना होता है। एक पत्थर को काट करके बनाया गया है, एकाश्म पत्थर के रूप में है ये। 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ करी थी? बताइए कौन सा? तो यहाँ पे आपको टिक करना होता है ऑप्शन नंबर 3 रैयतवारी, ठीक है। 1820 में थॉमस मुनरो कौन सा? तो रैयतवारी व्यवस्था स्टार्ट किया था। रैयतवारी व्यवस्था के जनक के नाम से आप थॉमस मुनरो और एक व्यक्ति थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों को जानते हो।
रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ पर चल रहा था, तो आपको मुंबई बताना है, ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास हो गया, असम के क्षेत्र में हो गया, ये सब आप ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का ना 55% लगान के रूप में देना पड़ता था। रैयतवाड़ी के बारे में कहा गया था कि 30 वर्षों के बाद समीक्षा किया जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था। वर्ष 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, बताइए। 1817 में जो पाइक विद्रोह हुआ था, ये कौन करने वाले व्यक्ति हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शी जगबंधु विद्याधर सही जवाब है, ठीक है। पाइक विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगे, बख्शी जगबंधु विद्याधर किए थे, ठीक है। पाइक विद्रोह जो है ना 1817 से 1825 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। 17 में स्टार्ट हुआ ना, 1825 तक ये चला था। पाइक विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कौन से वाले एरिया में हुआ था, आपसे यह पूछा जाएगा तो आपको उड़ीसा बताना होता है। कहाँ पर, उड़ीसा में चला था। कह रहे कि नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में, पहले विश्व युद्ध में आपको बताना होता है। पहला यहाँ पे सही जवाब है। देखिए 1921 में, याद रखिएगा, इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में रखा गया था। इसका आप पूछेगा इंडिया गेट का डिजाइन कौन तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने किया था, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया, 1938, 1918 कब भेजा गया था, तो आप जानते हो ना 1928 में साइमन कमीशन आया था, 7 सदस्य इसमें शामिल था। 3 फरवरी को ये इंडिया यानी कि मुंबई यहाँ पर आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कौन करेगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और हिंदू सभा, तीनों ने किया था, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दे देगा ना, इसमें से किसने नहीं किया था, ऑप्शन ए में लिखा रहेगा आपका कांग्रेस, सेकेंड में मुस्लिम लीग, तीसरा में हिंदू महासभा, चौथा में एक से अधिक, पांचवा में कोई नहीं। यहाँ पे अटकना नहीं है। हाँ, डॉक्टर जो अम्बेडकर साहब हैं वो कमीशन के पक्ष में थे, साइमन कमीशन के पक्ष में थे, याद रखना होता है आपको ये। होटाकी किस वंश, कह रहे होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था, होटाकी अफगानिस्तान हो जाएगा पहला सही जवाब, ठीक है। होटाकी वंश की स्थापना कब होती है, 1709 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो मीरवाइज होटाकी नाम था उनका। फिर से कह रहे हैं सुनिए, होटाकी जो वंश है ना कहाँ पर हुआ था, अफगानिस्तान में। होटाकी वंश की स्थापना कब, 1709 में किया गया था। नाम क्या था, तो मीरवाइज होटाकी करके था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है, 1715 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब्दुल हजीज नाम के व्यक्ति हैं जो होटाकी के शासक बनते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य वगैरह है ना, वैसे ही होटाकी था, इम्पोर्टेंट था। 1738 ईस्वी और 1739 ईस्वी के बारे में आपको पता है। 1738 में नादिर शाह ने होटाकी वंश को समाप्त कर दिया था और 1739 में आपको पता है भारत पहुंच गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा किसने समाप्त किया था, 1738 में नादिर शाह ने किया था। किसको, होटाकी वंश आपको बताना होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता था ना भारत में, हड़प्पा सभ्यता के समय अफगानिस्तान तक आपको याद रखना होता है इस सभ्यता का विस्तार हो रहा था, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग के रिपोर्ट पर आधारित था, बताएं। तो ऑप्शन नंबर 1835 की शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकाले का विवरण, मैकाले का मिनट भी कहते हैं हम लोग, आपको अच्छे से पता है ये, ठीक है। आप यहाँ पर एक डेट याद रखिएगा, 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दिया था। कब, 7 मार्च 1835 को कर दिया था। कह रहे साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, बस ये आपको बताना है। क्योंकि आपको पता है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, है ना। डेट था 8 नवंबर 1927, इसी डेट को ये कमीशन बना था, ठीक है। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन नाम से थे, इसलिए इसे साइमन कमेटी कहा गया है, ये आप जानते हो, है ना। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आप बताएं क्या था, क्या था बताइए, क्या था। देखिए पहला वाला विश्व युद्ध का कारण था फर्डिनेंड की सेरोजेवो में हत्या कर देना। कब, 28 जून 1914 को आपको बताना होता है, ठीक है।
एक सवाल पूछा जाता है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था, है ना। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बता दीजिए क्या है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत आपको बताना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, जानते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि पूछा जाता है, भाव चित्रात्मक बताइएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ बताना होता है। कुंवर वाला सांड था जो इस सभ्यता के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय था, ठीक है। अच्छा, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण पूछेगा तो आप यहाँ पे बाढ़ बता सकते हो, जलवायु परिवर्तन बता सकते हो। कह रहे लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा बताइए रखी गई थी? लोधी वंश का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बहलोल लोधी, सही जवाब है ना। लोधी वंश की नींव किसने रखा था? बहलोल लोधी ने रखा था। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलाया था। अच्छा, पूछेगा दिल्ली पर पहला अफगान राज स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? इसी व्यक्ति को जाता है, बहलोल लोधी को। दिल्ली में अगर पूछेगा क्या कि पहला वाला अफगान जो राज्य है को स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी बताएंगे। गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविता यही लिखते थे सिकंदर लोधी लिखते थे। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में, ठीक है। सिकंदर लोधी क्या किए थे? हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। आगरा का क्या किए थे? आगरा को अपनी राजधानी बनाए थे ना। गज ए सिकंदरी के नाम से सिकंदर लोधी ने भूमि को नापने के लिए वो चलाए थे। और चलिए इतना ध्यान रखिएगा। बहलोल लोधी के बारे में एक बात यह भी याद रख सकते हो कि बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहा करता था ये, ठीक है। कौन से वर्ष में कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526 में आपको बताना होता है। 21 अप्रैल को 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर से इस्तीफा दिया था? खैर आप ये अच्छे से जानते हैं। पहला हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सही जवाब है ना। सुभाष चंद्र बोस सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम हुआ था। देखिए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। क्या हुआ था पता है? कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, इसी में 1813 वाले में। उसके अलावे और क्या किया गया था? तो भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन नंबर ए है, इसके तहत क्या हुआ था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1773 के तहत। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अब कह दिया गया था। यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहे कि मौर्यकालीन भारत में विवरण वाले इंडिका के लेखक का नाम, इंडिका कौन लिखेगा? ऑप्शन नंबर पहला मेगास्थनीज आपको बताना होता है। मेगास्थनीज जो है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका में मौर्य युगीन समाज, नगर प्रशासन और संस्कृति के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। मेगास्थनीज के साथ साथ आप एक और नाम अगर याद रखोगे तो एक फैक्ट आपको बता दिया जा रहा है। देखिए स्ट्रैबो का नाम आप सुने हो, आप अच्छे से जानते हो, है ना। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के तहत भारत में दास प्रथा नहीं था, याद रखिएगा। दोनों के तहत भारत में दास प्रथा नहीं था। लेकिन आपको पता है ना कि मौर्य काल में दास का काफ़ी महत्व हुआ करता था। ह्वेनसांग दिया हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड, जानते हो ना आप किसके समय में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ना आपको इल्तुतमिश बताना होता है। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1210 से 1236 तक रहा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, इसका देखिए 1296 से 1316 तक रहा था। आ जाइए शेर शाह सूरी पर 1540 से लेकर के
1545 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर आ जाइए अकबर पे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से, एक सेकेंड, 1556 से 1605 तक रहा था। ठीक है। गुजरात विजय 1572-73 के बाद ही अकबर ने पहली बार जो खंभात में ना समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से भी मुलाकात किया था, याद रखिएगा। ये सब आपका ऑप्शन मतलब वो बता दिया गया, आप यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इल्तुतमिश की बेटी थी। आप जानते ही इनके बारे में, पहली मुस्लिम महिला थी जो शासक बनी थी। हाँ, एक बात यहाँ पे आप रजिया सुल्तान के बारे में अगर याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी हत्या 1240 में हुआ था, 13 अक्टूबर के दिन किया गया था। डाकुओं के द्वारा कहाँ पर किया गया था, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो कैंथल आप यहाँ पे याद रखिएगा। पहला वाला बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपसे पूछा है कौन था। खैर ये तो आपके लिए हलवा सवाल है, महाकश्यप आपको बताना होता है। ठीक है। कह रहे कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से है? ऑप्शन नंबर बी, काकतीय वंश से है। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा, रानी रुद्रमा देवी का संबंध कहाँ से है? काकतीय वंश से आपको बताना है। काकतीय वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो बीटा प्रथम आपको बताना होता है। बीटा प्रथम आप याद करिएगा। काकतीय वंश के शासक जो गणपति नाम था, गणपति, उन्हीं की ये पुत्री थी रानी रुद्रमा देवी। नेक्स्ट है, अच्छा वाकाटक यहाँ पे दिया हुआ है। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, बता सकते हैं क्या? बताइए। विंध्य शक्ति हो जाएगा सही जवाब। कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और राजा, कौन से राजा की प्रेम कहानी है? दुष्यंत, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में याद रखिएगा। टोटल 7 पॉइंट में ये 7 अंक में ये है, ध्यान रखना है। राजा दुष्यंत जो है ना, ये हस्तिनापुर के क्या थे? राजा थे। और शकुंतला जो है ये कहाँ की? तो कण्व वंश की आपको बताना होता है। कण्व वंश की क्या थी ये? जो दत्तक पुत्र है वो पुत्री होती है, वो रही थी। कालिदास संस्कृत भाषा के बेस्ट कवि नाटककार रहे हैं। इनके द्वारा ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, ये सब लिखा गया है। ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में रहते थे ये। औरंगजेब ने, बताइए, कहाँ की एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था? दक्कन, पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले यह समझ लीजिएगा, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक? 1658 से 1707 तक रहा था औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का दक्कन अभियान कब्रिस्तान सिद्ध हुआ है उनके लिए। ठीक है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट आप जान लीजिए। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ना दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है। 1686 ईस्वी को आप याद रख लीजिएगा। 1686 में बीजापुर के शासक सिकंदर शाह ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अगले वर्ष 87 में गोलकुंडा के जो स्वतंत्र कुतुबशाही राज्य थे उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु अगर पूछेगा आपसे तो आपको 1707 में तो बताना है, पूछ लेगा कहाँ पर हुआ था, यह बता दीजिए। अहमदनगर इसके लिए हम लोग बताएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के एक जगह है खुल्लाबाद करके, खुल्लाबाद में हुआ था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह आप जानते हो। ठीक है। हो ची मिन्ह 1925 में क्या किए थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी आपको बताना होता है, इसकी स्थापना किए थे। हो ची मिन्ह का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, मतलब पथ प्रदर्शक आप कह सकते हो।
रास्ता मतलब सड़क नहीं, भविष्य आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य में आपको अलाउद्दीन बहमद शाह उर्फ हसन गंगू बताइएगा। इसका मृत्यु आपसे पूछा जा सकता है, 1358 में हुआ था मृत्यु इनका। ठीक है, 11 अगस्त 1347 को अब्दुल ए मुजफ्फर यानी कि अलाउद्दीन बहमद शाह की उपाधि धारण करके ये शासक बन गए थे 11 अगस्त को। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? पता है ये जो नाम है ना, अच्छा रहने दीजिए। अहमदनगर की कौन सी रानी के बारे में पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर बी चांद बीबी बताना होता है आपको। ठीक है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, चांद बीबी कहाँ की? तो अहमदनगर की रहने वाली थी। इनकी शादी किससे हुई थी? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह से हुई थी। ठीक है, और बीजापुर का जो एक गोल गुंबज मस्जिद है जो इम्पोर्टेंट है, इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने ही किया था, मतलब चांद बीबी के पति ने किए थे। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के बारे में बताइए, सबसे पहले अकबर किस पे अपना आक्रमण किया था, क्या बताएंगे? अकबर किस पर किया था? 1561 में किया था, मालवा पर किया था, याद रखिएगा। मालवा का शासक बाज बहादुर था। इनकी रानी का नाम रूपमती था। अकबर का अंतिम विजय आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? 1601 में हुआ था, असीरगढ़ का विजय था, विजय अभियान था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? दोस्तों फिर से कहेंगे, हर एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लीजिएगा, आराम से कूल होकर आपको बता रहे हैं तो हर एक सवाल पे पकड़ बनाते चलिएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली में ना ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड सेफ्टी बिल पर इसकी वजह से ही बम फेंके थे। डेट क्या था दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। दोस्तों फिर से नहीं, मतलब अभी कहना चाहेंगे काफ़ी सेट के बाद, अगर आप वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि क्लास आपके लिए, आपके बिना कहे आपके लिए आते रहे। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था? तो वो थे अंबेडकर साहब। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे, कब कब? 86 में, 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर किए थे कब? 93 में। कहाँ पर? लाहौर में। फिर किए थे कब? 1906 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। देखिए 6 3 6 इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? खैर आप ये जानते हैं अच्छे से, सिख का हो जाएगा सही जवाब। देखिए आदि ग्रंथ की रचना सिखों के जो 5वें गुरु थे ना, कौन थे 5वें? अर्जुन देव, उन्होंने ही किया था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय की स्थापना किए थे। गुरु नानक देव सिख के प्रथम गुरु थे। जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को ही अब हम लोग ननकाना साहिब कहते हैं और ये अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, याद रखना होता है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह भी सवाल आपके लिए हलवा सवाल है, पहला हो जाएगा सही जवाब, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। देखिए 1814 ईस्वी पर आई है, यहाँ 61 है ना, 1814 पर आई है। इसका पहला संग्रहालय कहाँ पर? तो बंगाल में बना था। 1906 ईस्वी में फिर आई है। पुरातत्व विभाग को अस्थायी प्रदान किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, कब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1510 में। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, कब? 1510 में। देखिए 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बना था। अल्बुकर्क ने ही 1510 में
क्या किया था? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। गोवा को ही पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र के रूप में मुख्यालय बनाया था, जानते हो। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ तक बात खत्म। अब एक नाम है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा पहले पुर्तगाली वायसराय थे, 1505 से 1509 तक चले थे। बस एक काम इनका इम्पोर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये साहब चलाए थे। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है? पहला हो जाएगा सही जवाब वर्साई की संधि को। ध्यान दीजिएगा, 28 जून 1919 को, ठीक है, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुआ था। एक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम है उनका मार्शल फ्रॉस करके। मार्शल फ्रॉस ये क्या कहते हैं कि यह जो संधि है ना, ये बस 20 वर्षों का युद्ध विराम है और इसके बाद फिर युद्ध होना है, जो कि बिल्कुल सही ये व्यक्ति कहे थे, मार्शल फ्रॉस कहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा। सेट नंबर 9 होता है समाप्त। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया। दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। इससे जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा गया, ज़बरदस्त क्लास आपके लिए है, ज़रूर आप और सब क्लास को देखिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताएंगे। थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए।